गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूरिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 PLM श्री विजयनगर से आज इस यूट्यूब चैनल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। यह टॉपिक हमने कल शुरू किया था। कल हमने मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय शासन व्यवस्था तथा जिले की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रांतीय शासन व्यवस्था और जिले की शासन व्यवस्था को जानने से पहले मैं फिर एक बार संक्षेप में मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में आज फिर आपको जानकारी प्रदान कर देता हूँ। जैसे कि मुगलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अकबर ने इसे सुव्यवस्थित और सुदृढ़ किया था। प्रारंभ में मुगलों ने शेरशाह सूरी की शासन नीतियों को आधार मानकर शासनिक व्यवस्था का संचालन किया था। मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह सूरी की शासन नीतियों को आधार मानकर ही मुगल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी और उसमें कुछ नवीन प्रयोग और सुधार करके मुगल शासन व्यवस्था को स्थायित्व और मजबूती प्रदान की थी। यही कारण है कि मुगल सम्राट अकबर इतिहास में एक महान सम्राट कहलाए थे और अकबर को एक राष्ट्रीय शासक की संज्ञा भी प्रदान की गई थी। तो अकबर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ और सुव्यवस्थित थी। अकबर ने केंद्रीय शासन व्यवस्था को मजबूती और स्थिरता प्रदान करते हुए मुगल साम्राज्य को एक विस्तारित रूप प्रदान किया। अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक था जिसने अपनी प्रजा के साथ उदारता और समानता का व्यवहार करते हुए उनकी भलाई के लिए अनेक कार्य किए थे। अकबर अपनी प्रजा में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता था। अकबर ने राजपूतों के साथ भी मित्रतापूर्ण नीति अपनाई थी और हिंदू मुस्लिम प्रजा में उसने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया था। प्रशासन और न्याय के संबंध में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समान थे। अतः अकबर के समय में प्रजा सुखी और संपन्न थी। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था भी सुव्यवस्थित और सुदृढ़ थी। अकबर की केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कल हमने जाना किस प्रकार केंद्र का सर्वोच्च अधिकारी अर्थात सम्राट रहता था। केंद्र के अंतर्गत सर्वोच्च अधिकारी जो था वो सम्राट का था। मुगल कालीन सम्राटों ने निरंकुश शासन प्रणाली को लागू किया था। राज्य का सर्वसर्वा सम्राट ही होता था। सम्राट निरंकुश होते थे किंतु वे स्वेच्छाचारी नहीं थे, क्योंकि अकबर अपनी प्रजा की भलाई करना अपना मुख्य कर्तव्य मानता था और सम्राट जो थे उस समय अर्थात अकबर एक प्रजावत्सल शासक थे। खलीफाओं से स्वतंत्र शासक थे मुगल और न्यायप्रिय और प्रधान सेनापति हुआ करते थे। इसके साथ साथ सम्राट ने प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्राप्त करने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति प्रदान की थी और इन अधिकारियों के सहयोग से ही अकबर मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित
कर पाया था। उसने अनेक अधिकारियों की नियुक्ति प्रदान की और उन्हें विभाग सौंपे गए। तो ये अधिकारी अपने अपने विभागों को संभालते थे और अपने कार्य को निष्ठा और लगन से करते थे। तो केंद्रीय अधिकारी जो थे वह निम्नलिखित थे। पहला था जैसे कि वकील अर्थात वजीर, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। दूसरा जो अधिकारी रहा था वह था मीर बख्शी अर्थात सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष था वह मीर बख्शी रहा था। तीसरा था दीवान, जिसे शाही कोष का प्रबंधक कहा जाता था। शाही कोष का प्रबंधक दीवान था। नेक्स्ट है सदर उस सदूर। सदर उस सदूर अर्थात धार्मिक विषयों का सलाहकार सदर उस सदूर कहा जाता था। नेक्स्ट है मुख्य काजी अर्थात न्यायाधीश। काजी का कार्य था प्रजा को न्याय प्रदान करना था। मुहतासिब अर्थात जनता के सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुहतासिब नामक एक अधिकारी था। जनता के सदाचार का निरीक्षण करने वाला मुहतासिब नामक एक अधिकारी था। खान-ए-सामा अर्थात घरेलू काम धंधों का जो अधिकारी था खान-ए-सामा कहलाता था। इसका पद अत्यंत ही महत्व का था। मीर आतिश अर्थात तोपखाने के अधिकारी को मीर आतिश कहा जाता था। तोपखाने के अधिकारी को मीर आतिश कहा गया था। जबकि दरोगा डाक चौकी, इसे गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष था दरोगा डाक चौकी कहलाता था। दरोगा डाक चौकी अर्थात गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष दरोगा डाक चौकी कहलाता था। तो वकील बादशाह के पश्चात शासन में सबसे बड़ा पद था या अधिकारी था। बाद में यही अधिकारी जो वकील है वजीर के नाम से भी जाना जाने लगा था। सम्राट की उपस्थिति में यही शासन कार्य देखता था और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, पद से हटाना इसके मुख्य अधिकार थे। किंतु बाद में उसके ये अधिकार समाप्त कर दिए गए और अकबर ने इस पद को पूर्णतः ही समाप्त कर दिया था। फिर मीर बख्शी, इसका कार्य सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष था सेना पर नियंत्रण रखना और बड़े बड़े मनसबदारों को वेतन प्रदान करना, सैनिकों और घोड़ों का हुलिया लोड करना, यह सब मीर बख्शी के ही कार्य थे। जबकि दीवान शाही कोष का प्रबंधक था। सदर धार्मिक विषयों के सलाहकार थे। काजी का कार्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करते थे। मुहतासिब जो थे जनता के सदाचार का निरीक्षण करने वाले थे। खाने-सामा घरेलू काम धंधे के अधिकारी था। मीर आतिश तोपखाने का अधिकारी, दरोगा डाक चौकी गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था। तो आज हम प्राप्त करेंगे जानकारी प्रांतीय शासन व्यवस्था अर्थात मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की रही थी। तो मुगल कालीन शासकों ने अपने शासन की सुविधा की दृष्टि से इन्होंने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त कर रखा था। इन प्रांतों को सूबा कहा जाता था। तो अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या जो थी 15 थी। अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या 15 थी। जहांगीर के समय में सूबों की संख्या 17 हो गई, जबकि औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या बढ़कर 21 तक हो गई थी। ये सूबे जो थे उनके नाम इस प्रकार थे, जैसे आगरा, अवध, अजमेर, अहमदनगर, इलाहाबाद, दिल्ली, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान, बरात, खानदेश, अहमदनगर, मालवा, गुजरात, कश्मीर, इसके अलावा उड़ीसा, थट्टा, औरंगाबाद, बीदर, बीजापुर, हैदराबाद,
आदि उस समय प्रमुख सूबे थे। केंद्र के समान प्रांतों में भी अनेक अधिकारियों की नियुक्ति और पद प्रदान किए गए थे। ये भी अपने अपने विभागों की देखभाल और कार्य करते थे और उत्तरदायित्व भावना से अपने कार्य को अंजाम देते थे। तो फ्रांसिस जो अधिकारी थे, पहला था सूबेदार, अर्थात शासन और सेना के जो अधिकार थे वो सूबेदार के ही पास थे, जिसे प्रांतपति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है दीवान, वित्त विभाग का अध्यक्ष दीवान कहलाता था। प्रांतीय बख्शी अर्थात सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष था प्रांतीय बख्शी था। जिस प्रकार केंद्र में मीर बख्शी था, वैसे ही प्रांतों के अंदर प्रांतीय बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष था, जिसकी नियुक्ति मीर बख्शी की सलाह से की जाती थी। फिर है सदर काजी अर्थात न्याय विभाग का अध्यक्ष सदर काजी कहलाता था। कोतवाल, इसका कार्य आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। कोतवाल जिसका की कार्य आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना रहा था। तो सबसे प्रथम है सूबेदार, जिसे प्रांतपति के नाम से जाना जाता था। इसे शासन और सेना दोनों के ही अधिकार मिले हुए थे। इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी और इसे दरबार लगाने का अधिकार भी प्राप्त था। वह सम्राट की आज्ञा के बिना युद्ध और संधि नहीं कर सकता था। सेना की सहायता से वह प्रांत और सूबे में शांति व्यवस्था बनाए रखता था। अकबर के काल में सूबेदार को सिपह सालार के नाम से जाना जाता था और जमींदारों के विद्रोह किए जाने पर उन्हें सूबेदार दंडित भी करता था। अगर जमींदार कभी विद्रोह कर देते थे प्रांत के विरुद्ध, तो सूबेदार उन्हें दंडित भी कर सकता था। तो इस प्रकार प्रांत के अंदर जो प्रांतपति है अर्थात सूबेदार है, उसको शासन और सेना के जो अधिकार हैं वो प्रदान किए गए थे। नंबर 2 है दीवान अर्थात वित्त विभाग जो संभालते थे, दीवान का पद था। सूबेदार के पश्चात दीवान का पद जो था अत्यंत महत्व का था। यह अधिकारी सूबेदार का प्रतिद्वंदी व्यक्ति ही बनाया जाता था। ऐसा इसलिए कि सूबेदार विद्रोह करने का प्रयास न कर पाए और वित्त विभाग जो था इसी के अधीन रहता था। नेक्स्ट है प्रांतीय बख्शी अर्थात सैन्य विभाग का अध्यक्ष प्रांतीय बख्शी कहलाता था। तो यह सिपह सालार के अंतर्गत सेना की भर्ती करना, उस पर नियंत्रण रखना, ये जो कार्य थे प्रांतीय बख्शी को सौंपे गए थे। इसकी जो नियुक्ति है वो मीर बख्शी की सलाह से सम्राट के द्वारा की जाती थी। प्रांतीय बख्शी की नियुक्ति मीर बख्शी की सलाह से सम्राट के द्वारा अर्थात मुगल सम्राट के द्वारा की जाती थी और उसको महत्वपूर्ण विभाग सौंपा जाता था। नेक्स्ट है प्रांतीय बख्शी के पश्चात सदर काजी। तो यह न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। प्रांत में न्यायिक कार्य करना इसका मुख्य कार्य था। इसकी जो नियुक्ति है वो केंद्रीय काजी के द्वारा की जाती थी। सदर काजी की नियुक्ति केंद्रीय काजी के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट है कोतवाल। यह प्रांत में आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। यह विभाग देखता था कि जो प्रजा है मुस्लिम नियमों और कानूनों के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं कर रही।
इसके अंतर्गत अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। जुआ खेलने वालों पर, शराब पीने वालों पर, अनैतिक संबंध रखने वालों पर यह विभाग कड़ी निगरानी रखता था और इन्हें दंड प्रदान करने का जो कार्य है वह कोतवाल को सौंपा गया था। इस प्रकार प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 5 प्रमुख अधिकारी रहे थे, जिनमें सूबेदार, दीवान, प्रांतीय बख्शी, सत्र, काजी, कोतवाल, इनके पद जो है मुख्य रूप से प्रांत के अंदर स्थापित किए गए थे और ये अपने अपने विभागों को संभालते थे और कार्य को निष्ठा और लगन से संपन्न करते थे। इसी प्रकार केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था को जानने के पश्चात आइए हम चलते हैं जिले का शासन प्रबंध। जिले का शासन प्रबंध। तो इस प्रकार शासन सुविधा की दृष्टि से सूबों को अनेक जिलों अर्थात सरकारों में विभक्त किया गया था। जो सरकारें थी वो परगनों में अर्थात तहसीलों में बंटी हुई थी और तहसीलों के अंतर्गत में जो गांव थी वो शासन की सबसे छोटी इकाई रही थी। जिला स्तर पर भी अनेक अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिसमें पहला था नंबर 1 फौजदार। नंबर 1 पर है फौजदार अर्थात सेना अधिकारी। फौजदार अर्थात इसे सेना अधिकारी भी कहा जाता था। नंबर 2 पर है अमल गुजार। माल गुजारी वसूल करने वाला जो अधिकारी था उसे अमल गुजार कहते हैं अर्थात ये लगान वसूल करने का कार्य करता था। आमील, इसका काम के काश्तकारों अर्थात कृषकों से सीधा संबंध था। आमील का काम के काश्तकारों से सीधा संबंध था। फिर वित्तीय कची अर्थात अमल गुजार का जो सहायक कहलाता था। वित्तीय कची अमल गुजार का सहायक कहलाता था और पटवारी के रिकॉर्ड का निरीक्षण इसी के द्वारा किया जाता था। पटवारी के रिकॉर्ड का निरीक्षण वित्तीय कची के द्वारा ही किया जाता था। जबकि जो शीकदार था ये परगने अर्थात तहसील का प्रमुख अधिकारी था शीकदार। फिर था फौजदार, ये परगने का खजांची अर्थात तहसील का खजांची जो था फौजदार कहलाता था। इसी प्रकार जो कारकुन था ये आधुनिक क्लर्क की तरह ही कार्य संपन्न करता था। कारकुन ये आधुनिक क्लर्क की तरह ही कार्य संपन्न करता था। जबकि जो कानून था ये परगनों की पैदावार, कानून को परगनों की पैदावार और माल गुजारी का लेखा जोखा रखता था। कानून को परगने की पैदावार और माल गुजारी का लेखा जोखा कानून को नामक अधिकारी रखता था। इसको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। जिले के शासन प्रबंध के अंतर्गत जो अधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की गई थी। पहला फौजदार, तो यह सैन्य अधिकारी होता था। इस जिले में शांति बनाए रखना और विद्रोहियों को दंडित करना इसका मुख्य कार्य था। यह एक सैन्य अधिकारी था। जिले में शांति बनाए रखना और विद्रोहियों को दंड प्रदान करना फौजदार का ही मुख्य कार्य रहा था। नंबर 2 है अमल गुजार, तो जिले की माल गुजारी वसूल करने वाले इस अधिकारी को कृषकों को कर्जा बांटने और उसे वसूल करने का अधिकार मिला हुआ था। 3 नंबर है आमील, यह अमल गुजार के समान ही माल गुजारी वसूल करता था। इसका गांव के काश्तकारों के साथ सीधा संपर्क रहता था और इसे मुंसिफ के नाम से भी जाना जाता था। अमीर के पश्चात है वित्तीय कची अर्थात अमल गुजार का सहायक। इसका जो कार्य था पटवारी के रिकॉर्ड का निरीक्षण करना इसका मुख्य कार्य रहा था।
तो यह अमल गुजार का सहायक था। कृषि संबंधी कागज व आंकड़े तैयार करना इसके कार्य रहे थे। इसके अलावा यह पटवारी के रिपोर्ट का निरीक्षण भी करता था। नेक्स्ट है शीकदार तथा परगने का प्रमुख अधिकारी शीकदार कहलाता था। तो इसका जो कार्य था वो परगने में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। शीकदार का कार्य परगने तथा तहसील में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था। इसके पश्चात आता है फौजदार। ये तहसील अर्थात परगने का खजांची कहा जाता था। कारकुन ये आधुनिक क्लर्क की तरह ही कार्य करता था। कानूनगो यह पटवारी का अधिकारी था। यह परगने की पैदावार और माल गुजारी का और माल गुजारी का लेखा जोखा रखता था। कानूनगो परगने की पैदावार और माल गुजारी का लेखा जोखा रखता था। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत आज हमने केंद्रीय शासन व्यवस्था के साथ साथ प्रांतीय शासन व्यवस्था तथा जिले की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो आप आज के इस टॉपिक को अच्छे से देखें, इसको अच्छे से पढ़ें और समझकर इसे अपनी नोटबुक में नोट करें इसे। तथा इस टॉपिक के संबंध में आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।